हो गया था वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया था ना। ये हाँ ठीक। इंपोर्ट फाइल। कितना बकैत आदमी हो बे तुम लोग, मुंह नहीं दर्द कर रहा है इतना बतियाते हुए। हाँ भैया सुनिएगा जरा तो बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। ये बताइए ये सब तो हो गया था कल, अरे हो गया था ना। भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी की बात कर रहे थे, ये तो कर रहे थे ना। अच्छा ये बताइए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक एक्सप्रेशन क्या था, वीडी बराबर, क्या ये एवरेज वेलोसिटी है, ई बाय एम इंटू टाउ, यही तो था। टाउ माइनस ऑफ ई बाय एम इंटू टाउ लिखते हैं। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा ना। अरे क्लियर है ना भाई। और क्या पढ़े थे, वीडी बराबर क्या, ईवी बाई, बोल बोल बोल, ईवी बाई एम एल इंटू टाउ, ऐसे ही तो लिखते हैं भाई। यस। अच्छा इतना ही पढ़े थे, इसके आगे नहीं, मोबिलिटी मोबिलिटी नहीं पढ़े थे अभी। अच्छा ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, ये बताओ अगर मैं कहूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं तो वीडी, अगर पोटेंशियल बढ़ा दूं तो भी वीडी, टेम्परेचर बढ़ा दूं तो, क्योंकि टाउ टाउ घटेगा ना, वीडी भी, करंट सेट हो जाती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रफ्तार से दौड़ रही है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। अरे क्लियर है क्या। हाँ भाई तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, बोल बोल के पढ़ा करो थोड़ा यार। चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला टर्म है, टर्म का नाम है मोबिलिटी। क्या नाम है भैया, मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से और इसको लिखा जाता है वीडी बाई ई। क्या लिखा जाता है भाई साहब, वीडी बाई ई, क्लियर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो मोबिलिटी घटेगी, गलत है, बढ़ेगी। म्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। गधेड़े तूने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो तेरा वीडी नहीं बढ़ गया, अरे समझ आया ना। तो मोबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मोबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये वीडी और ई पे डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ वीडी एंड ई, इंडिपेंडेंट ऑफ वीडी एंड ई। अच्छा डायमेंशन क्या लिखोगे इसका,
डायमेंशन क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक वीडी का क्या होगा? अरे वेलोसिटी है ना, एल टी माइनस वन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई पढ़ा है ना, तो ई बराबर क्या एफ बाई क्यू हो जाता है बच्चा। फोर्स क्या लिखते हो? एम एल टी माइनस टू, और चार्ज का ए टी। क्लियर है ना? तो बोलो क्या हो गया? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो यहां क्या लिखेंगे? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। सॉल्व करोगे तो क्या एल से एल कट जाएगा? एम टी टू ए माइनस वन प्लस वन, ए प्लस वन एम माइनस वन। क्या ये डायमेंशन हो गया? यूनिट लिखना हो क्या लिख सकते हो? पर केजी, केजी और टाइम का सेकेंड स्क्वायर एम्पियर। अरे क्लियर है क्या? बात समझ आई? कुछ भी कठिन बात नहीं। सुनना, अगर हम तुमसे एक सवाल कहें, कह रहे हैं कि 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, देन करंट विल बी। अच्छा अभी ये पढ़े नहीं, अभी ये पढ़े नहीं। अब इसके बाद देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई सवाल है? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, ये देखो क्या कह रहा, इसमें भी द करंट है, भी करंट के साथ रिलेशन है। हाँ ये बताओ, सवाल सुनना, कह रहा है अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द क्वालिटी और क्वांटिटी। अच्छा अभी करंट डेंसिटी वेंसिटी पढ़े नहीं है, यही दिक्कत होता है यार 50 बैच में पढ़ाने से, दिमाग खराब हो जाता है एकदम से। चलो ये देखो, क्या यहां तक तो अपन कल पढ़ लिए थे ना, यहां तक कल पढ़ लिए थे, बस खाली आज नया क्या पढ़े? मोबिलिटी ना। तो जैसे रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है ना, वैसे मोबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, कि उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने मोबाइल हैं। जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा हो। बात समझ रहे हो ना? आज उन्हीं को, मोबिलिटी को कंडक्टिविटी के साथ रिलेट करना सीखेंगे, कैसे बदलती है कहानी। तो लिख लो इसको, चलो पहले मोबिलिटी लिख लो। मोबिलिटी उसी में आगे डाल दो हेडिंग मोबिलिटी, और मोबिलिटी में ये लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे चाहे वीडी बढ़ाओगे, उससे मोबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ तो जल्दी करो। ये जो हंस रही है दुनिया हमें कस। परसों तुम लोगों की मेरी पहली क्लास होगी, कल तो है ही, कल तो जो रहेगी वही रहेगी, तीसरी रहेगी, तीसरी होती है ना अपनी। परसों पहली क्लास रहेगी, क्योंकि परसों मैं फर्स्ट हाफ के बाद निकल जाऊंगा, जा रहा हूँ शादी में। नहीं यार बैक, वीटी सर की शादी ऐसे थोड़ी होगी यार, दोस्त है मेरा, स्टूडेंट वाया दोस्त। फिर उसके बाद 26 को मेरी मौसी की बिटिया की शादी है, तो सब एक ही साथ निपटा के आऊंगा 27 को। अच्छी बात है, सब गोरखपुर में ही है। आगे लो क्या लेके आए क्या भाई? गोरखपुर में तो मेला लगा है, गोरख वहां बना गोरखनाथ मंदिर के पास, वहां झूला बहुत सस्ता रहता है यार, 50 रुपए में। हाँ हट गया होगा? नहीं यार अभी तो चलता है, लास्ट तक रहता है यार झूला तो। खिचड़ी के बाद हट जाता है? अच्छा, वहां वो मिलता है खाजा, खाजा बड़ा वाला खाजा मिलता है। डिग्गी में रख लेंगे नहीं, खाजा पार्टी। बोतल भी? अच्छा 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 अच्छा, नहीं आई डू नॉट कंज्यूम एल्कोहल्स। तुमको तो बड़ा पता है, पियक्कड़। अरे चले आगे बढ़े, जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख। हाँ बच्चा, a small ball of mass m slides without friction from the
टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर, बोला तो ऑफ रेडियस आर। अरे बच्चा ये है ना, यहां से छोड़ा गया। अच्छा उसने क्या पूछा, द पॉइंट एट विच द बॉडी विल बी डिटैच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर। हाँ जब ऐसे बोला नहीं ना तो जनरली नीचे से ही मान लेते, यहां से कितनी हाइट पे डिटैच होगा। जहां से डिटैच होता है वहां नॉर्मल क्या हो जाता है, जीरो। नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो और नॉर्मल बराबर जीरो कर दो, वो खत्म। हाँ नीचे से ही लिख लेते रेफरेंस लाइन से। आगे बढ़े बच्चा, इतना धीरे लिखते हो बे तुम लोग। चलो लिखो, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या हो रहा है, एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बे, तब ठीक है। पनौती आदमी आते ही लाइट चली गई। हाँ भाई देख, हाँ बच्चा इधर देख, इधर देख, बस बस। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। सुनो, ये बात तुम्हें पता है कि करंट लाइट की रफ्तार से कैसे दौड़ जाती है। क्या साइमल्टेनियसली सारे इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट हो जा रहे हैं? क्यों एक्सलरेट हो जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड किस रफ्तार से सेट हो रही है? लाइट की रफ्तार से ना। कहो आए नहीं थे ना पिछली क्लास में? आधे लोग का मुंह देख के बताने के एब्सेंट थे। उम्मीद नहीं रही होगी कि अरे आज तो वेव ऑप्टिक्स खत्म होगा, नया कैसे शुरू हो जाएगा। नहीं समझ रहा हूं गादा। हाँ भाई चलो, देखो होता क्या है समझना। बात हम ये कहें कि अगर मान लो ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, समझना बात, ये एक कंडक्टर है, यहां पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और एक एंड पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। यहां वोल्टेज V है और यहां वोल्टेज 0। जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के दोनों एंड पर आएगा, तुरंत ऑल ऑफ सडन क्या इसके अंदर एक करंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। ये किस रफ्तार से सेट होगी? विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है ना? अगर इतनी बात आपको समझ आ जाए तो ये सब पढ़ना वढ़ना बहुत आसान है। मान लीजिए हम कहें इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे भरे पड़े इलेक्ट्रॉन्स। अरे क्लियर है ना? हम अभी इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, पीछे वाले का, क्योंकि ये भागेंगे ना आगे। तो हमने क्या किया, एक ऐसे रैंडम एक लाइन खींच लिया और कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। कितना है? कुछ टाइम टी में या बहुत थोड़े से टाइम डी टी में, बहुत छोटा सा समय मान रहे हैं हम डी टी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं रहेंगे, राइट साइड चले जाएंगे या लेफ्ट साइड आएंगे? राइट साइड चले जाएंगे। क्या इधर कहीं आ जाएंगे? अरे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना, अरे कर रहे हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कहें कि यहां समय हो रहा था, समझिएगा 0, तो यहां कितना समय हो गया, dt। क्या dt समय में कुछ इलेक्ट्रॉन्स dx लेंथ आगे आ गए? क्लियर है ना? हमको सवाल में दिया होगा कंडक्टर का n, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या n बराबर मैं dn बाई dv लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं, तो dn बराबर क्या लिखूंगा बोलो, स्मॉल n इंटू dv। अब एक बात समझना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये तो फिक्स रहेगा। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे आ गए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a, और कितना खिसका है, dx। तो क्या ये पूरा हिस्सा इलेक्ट्रॉन से भर गया? क्या लिखोगे, a इंटू डी एक्स। क्या ये dn हो जाएगा? अच्छा करंट बराबर तुमको कोई dq बाई dt पढ़ाया आज तक? अरे पढ़ाया ना? तो क्या इसको क्या लिख सकते हो, एन ए इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो।
और चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ई, तो क्या ये ई आ जाएगा? अब नहीं आया। देख डी क्यू क्या हो गया, एन ए इंटू डी एक्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का ई, तो टोटल चार्ज बोल, ये बता, आया ना? डी क्यू बराबर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी एन इंटू ई इंटू डी टी, तो डी एन इक्वल्स टू क्या, एन ए इंटू ई को यहां लिख लें और डी एक्स को बाहर कर दें, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या वेलोसिटी होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन ई ए वी डी। अरे क्लियर है क्या? ये तुम्हारे पास हो गया क्या आई, अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? निया वीडी, निया वीडी, नया वीडी, अरे क्लियर है ना? आई इक्वल्स टू क्या हो गया, एन ई ए वी डी, समझ आ गया? यहीं से अब आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरे चैप्टर का बेस शुरू होता है। इसके पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। अरे क्लियर है? अच्छा, वीडी का एक फॉर्मूला पढ़े आप, क्या पढ़े, म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई पढ़े हैं? अबे गधेड़ो, अभी जस्ट बोला हूं म्यू बराबर वीडी बाई ई, तो वीडी बराबर म्यू इंटू ई नहीं हुआ? सुनो, देख बच्चा, देख देख देख, याद है, क्या आई बराबर एन ई ए वी डी, क्लियर हो गया? आई बराबर क्या हो गया, एन ई ए वी डी, निया वी डी, निया वी डी। अच्छा सुन भाई, सुन इधर ध्यान दे, एक टर्म होता है उसका नाम होता है करंट डेंसिटी। क्या भाई? करंट डेंसिटी। क्या नाम होता है बेटा जी? करंट डेंसिटी। सुनना, अभी तक हम लोग टोटल 3 मेजर फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, और तो सब उससे बने। पहला पढ़ लिए एनी, पहला पढ़ लिए वीडी बराबर ई बाई एम इंटू टाउ, ई बाई एम इंटू टाउ। अच्छा, ई बराबर क्या वी बाई एल लिख दिए थे, तो क्या हो गया, ईवी बाई एम एल इंटू टाउ, ये तो डेराइव्ड पार्ट हो गया। एक इंडिपेंडेंट फॉर्मूला पढ़े, मोबिलिटी, म्यू इक्वल्स टू क्या, वीडी बाई ई। क्या वीडी और ई पे म्यू डिपेंड करता है? नहीं करेगा। वीडी बढ़ाओगे तो ई बढ़ जाएगा, या ई बढ़ाओगे तो वीडी बढ़ जाएगा, लेकिन म्यू पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। म्यू क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी है? अरे है कि नहीं है? उसके बाद एक और नया फॉर्मूला पढ़ लिया, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब एक नया फॉर्म पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी। क्या भैया? करंट डेंसिटी। तो हुआ क्या, करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो करंट को एक और तरह से डिफाइन किया गया, जिसको लिखा गया जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या भैया? जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो जे वेक्टर को लिखा गया क्या बच्चा? करंट डेंसिटी। जे वेक्टर को क्या लिखा गया? करंट डेंसिटी। जब जे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं, सोचो अगर तुम इसको ओपन करोगे तो आई बराबर क्या लिखोगे? जे इंटू ए कॉस थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाता है। कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो बहुत कठिन है? नहीं, तो गुंग बन के नहीं सुनेंगे, हाँ ना में जवाब देंगे, ठीक है ना? तो यहां से ये बताओ, अगर जे लिखोगे तो जे को क्या लिखोगे? आई बाई ए कॉस थीटा, आई बाई ए कॉस थीटा। ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा है ना, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम करंट डेंसिटी लाए क्यों हैं, ये समझना है हमको। हम करंट डेंसिटी बेसिकली लाए हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, लेकिन उसके डायरेक्शन का महत्व है कि नहीं है? है। करंट ऊपर जा रही है तो बात अलग है, और नीचे जा रही है तो बात अलग है। जब ऊपर जा रही है तो नीचे पॉजिटिव टर्मिनल है, ऊपर नेगेटिव, और जब नीचे जा रही है तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। क्लियर है क्या? लेकिन ये हम स्केलर क्वांटिटी के बिहाफ पे डायरेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो हमने कहा एक वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं, और उसी वेक्टर क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा? करंट डेंसिटी। क्या नाम रखा? करंट डेंसिटी। समझो हमने कहा क्या? हमने कहा कि भैया अगर ये एक वायर है, इस वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्या भाई साहब? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सोचो, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या डायरेक्शन वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है? जैसे ये एरिया वेक्टर है, इसका ये एरिया वेक्टर तब है जब इसका डायरेक्शन वेक्टर जुड़ा है। तो डायरेक्शन वेक्टर एरिया से कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल? 90 डिग्री। क्या एरिया के परपेंडिकुलर आ गया? अरे हाँ ना तो बोल लो यस सर। तो ये एरिया था, तो ये एन कैप जो है ना, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? और दूसरा, करंट अगर ऐसे जा रही है तो जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो भी ऐसे ही होगा। करंट डेंसिटी इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ना कि एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर अलग बात हो गई। हम करंट डेंसिटी किसके लिए लेकर आए थे? करंट की डायरेक्शन के लिए ना। अबे यार, करंट डेंसिटी किसके लिए ले आए हैं? फॉर द डायरेक्शन ऑफ, अरे क्लैरिटी है, तो हम करंट की डायरेक्शन में मानेंगे जे को। अरे क्लियर है ना? जैसे करंट कैसी क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, स्केलर, तो स्केलर में हम उसके डायरेक्शन के इंपॉर्टेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो हमने एक वेक्टर क्वांटिटी ढूंढना था, तो हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी क्या बना लो? करंट डेंसिटी, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नहीं आया? आया भाई? चल, तो देख, तो यहां करंट जा रही थी, तो ये अपने पास करंट डेंसिटी वाला वेक्टर हो गया, और ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो जे बराबर क्या लिखोगे? आई बाई ए। जे बराबर क्या लिखोगे? आई बाई ए। लेकिन सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि ये वायर है, क्या है भाई साहब? वायर, इसमें करंट दौड़ रही है 5 एम्पियर की, कितने की दौड़ रही है? हमको जो एरिया का ज्ञान है वो ये वाला एरिया है। अरे क्लियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हैं ना? ऐसे हमने एक स्लाइस कर दिया, इसका एरिया हमको गिवन है 2 मीटर स्क्वायर। कितना गिवन है? 2 मीटर स्क्वायर। और ये एरिया जो है ना, यहां से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का एंगल बना रहा है? 37 डिग्री का। तो मुझसे पूछा गया करंट डेंसिटी क्या होगा? क्या पूछा गया? करंट डेंसिटी। तो ये बताओ, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? एरिया की डायरेक्शन में या करंट की डायरेक्शन? क्या ये जे हो जाएगा? और एरिया वेक्टर क्या एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाता है? अबे बनाता है यार। तो ये क्या हो गया अपने पास? एरिया वेक्टर। क्या ये थीटा पता चल जाए तुम्हारा काम बन जाएगा? ये थीटा कितना होगा? देखो देखो, ये 37 है, क्या ये भी 37 हो जाएगा? अरे गधा, गजब आदमी हो बे तुम लोग। ये लाइन है, ये लाइन है, यही तो है, ये लाइन है, ये लाइन है, और ये सीधी लाइन है ना? तो ये 37 है, तो ये 37 नहीं होगा। तो ये 37, तो ये 53 ना, तो ये कितना आया? पक्का? तो इस समय बताओ, जे और ए के बीच का एंगल कितना है? हाँ बच्चा, 53 वाला। अच्छा भाई, तुम्हारी जैसी आज्ञा। सुनो, ये लाइन देख रहे हो? अरे ये लाइन देख रहे हो? ये कितना है? ये कितना होगा? 37 होगा? होगा? अबे ये 37, तो ये भी 37 ना। ये ले, ऐसे कर ले। समझ आया? नहीं आया? आया भाई? तो हम जे बराबर क्या लिखेंगे? जे बराबर क्या लिखेंगे? आई बाई ए कॉस कौन सा एंगल? 37। क्यों? देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन जे एंड ए। अरे क्लियर है ना? थीटा इज द, किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन जे एंड ए। नहीं आया? थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? जे और ए का। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास क्या हो गया? जे बराबर आई बाई ए कॉस 37। करंट कितना है? करंट कितना है? 5। एरिया कितना है? 2। कॉस 37 4/5। क्या 5 ऊपर चला जाएगा? तो 25/8 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अरे समझ आया क्या? नहीं आया? समझ आया? चलो और सवाल देखो, एक सवाल और, सवाल देखो। अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ऐसे एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर का एक स्लाइस है बस, समझ रहे हो ना? और तुमसे बोला कि ये यहां से मान लो 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? इसका एरिया वेक्टर, एरिया तुमको दे रखा है, मान लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? और करंट इसमें दौड़ रही है 20 एम्पियर की। कितने एम्पियर की? 20 एम्पियर की। करंट डेंसिटी बताना है। जे बराबर क्या लिखोगे? आई बाई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? जे और, समझ लो, वैसे समझना आपने को, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बीच का। बट हम उसको जे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जे। तो करंट डेंसिटी का ये बात तो क्लियर है कि जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर होगा। अरे जे का डायरेक्शन तो इधर होगा, और एरिया का डायरेक्शन इधर होगा।
अरे होगा ना, सोच। अगर तूने ध्यान से देखना तो ये एंगल कितना है? अरे 30 है ना, तो ये भी, अरे ये 30 तो ये भी 30, तो ये 60 की 90? गजब आदमी हो यार तुम लोग यार। सुनो 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 सुनो, ये छोड़ो। ये कितना है? 30। ये कितना होगा? ये कितना? 60। अबे ये 30 तो ये 60, तो ये कितना? भट पागल, 30। एंगल नहीं देखने आ रहा, पढ़ने बैठे हैं। 30, एक मतलब 30 हुआ, दूसरा 60, दूसरा 60 तो तीसरा 30। पढ़ाने में मन नहीं करता, सही बता रहा हूं। ये एंगल कितना है? ये कितना है? 30, तो ये कितना होगा? 60, तो ये अल्टरनेट है ना, तो ये 60, तो ये 30, तो ये 60 हुआ, 60 हुआ। तो जे बराबर आई बाई ए। आई कितना है? आई कितना है? 20 है ना। आई कितना है? 20। एरिया कितना है? 10। क्या? तो क्या मीटर में कौन कन्वर्ट करेगा? 10⁻⁻4। और कॉस थीटा कितना? कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू क्या? 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40। अरे 40 ना, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻4। 10 चौक को 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर पर, प्लस 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी होगा। समझ आया? पता नहीं क्या चल रहा है, हमको तो कुछ नहीं आ रहा। तूने 4 बोला था, वो हम करेंगे। बस 19-20 का फर्क है सर। 4 आया ना, यहाँ लिखा नहीं है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा तू बता रहा है कि यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तुझे लग रहा है कि लिखा ही नहीं है? चल एक सवाल और बना, गलत नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन है, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, एरिया है 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, करंट दौड़ रही है 2 एम्पियर। बता करंट डेंसिटी कितना होगा? इसका जे। गलत हुआ तो जान लेना, बॉटल फेंक के मार दूंगा मैं। ये 45, तो ये भी, तो ये भी, ठीक है, सबका है 45। तो जे बराबर क्या? आई बाई ए कॉस थीटा। आई कितना है? 2। ए कितना है? 10√2 इंटू 10⁻⁻4 कॉस 45। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। √3? कोई तो √3 बोला है, मैं नहीं जानता कौन बोला है। तो 2/10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? समझ गए? और टाइम पास कर रहा हूं ऐसे, चले आगे बढ़ा जाए। जय मालिक। और क्या, इसमें क्या तुम एंगल नहीं निकाल पा रहे हो? एंगल निकलवाने के लिए मुझे 3 सवाल लगवाना पड़ा है। हाँ भाई चले आगे बढ़े हो। अच्छा सुनो 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 सुनो, करंट डेंसिटी क्या पढ़ लिए? जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा। आई बाई ए कॉस थीटा पढ़ लिया ना। अब सोचो, मान लो हम जो जनरली वायर पढ़ते हैं वो तो ऐसे ही होता है। अरे होता है। इसमें जो करंट दौड़ रही है वो कितनी है? NEA VD। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए।
तो इस सिचुएशन में जब करंट डेंसिटी लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई बाई ए, आई कितना है, एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाई ए, तो जे बराबर क्या होगा, एन ई वी डी। मतलब अगर हम एक बात ध्यान से देखें तो जे जो है वो करंट डेंसिटी है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे बात समझ रहे हो, माइक चल रहा है, चल रहा है, हेलो, अब चला है, पहले भी चल रहा था, अच्छा चलो ठीक है, सुनो, अब बंद हो गया, आ रहा है भाई, आ रहा है, नहीं एक्चुअली ज्यादा लाउड बोलना पड़ रहा है ना यार, ठीक है अभी चलो थोड़ा धीरे बोलूंगा तेज सुनाई देगा, क्लियर आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना आवाज, हाँ बस ठीक है चलो सुनो। तो J बराबर एन ई वी डी, क्या भाई, एन ई वी डी, एन क्या है, पर यूनिट, मान लो एक कॉपर है तो कॉपर का क्या एन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फिक्स है, बस क्या बदल रहा है, वी डी, क्या बदल रहा है, अरे क्लियर है ना, मतलब करंट डेंसिटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रही, उस कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पर डिपेंड कर रही है, और वो इलेक्ट्रॉन किस रफ्तार से ड्रिफ्ट कर रहे हैं इस पर डिपेंड कर रही है। क्या जितनी ज्यादा करंट जाएगी उतना ज्यादा ड्रिफ्ट होगा, क्लियर, तो करंट डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब कहने का है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाओगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा रफ्तार से दौड़ेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, जितनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उतनी बड़ी करंट, अरे जितनी बड़ी करंट क्या उतनी बड़ी करंट डेंसिटी, समझ आएगी नहीं, तो जे बराबर क्या है, एन ई वी डी, एन ई, अच्छा एक बात और पढ़े हम क्या, वी डी इक्वल्स टू म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई, म्यू क्या है, म्यू क्या है, मोबिलिटी, तो जे बराबर क्या हो गया, एन ई म्यू इंटू डी, म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई, अरे है कि नहीं है, एन ई म्यू, एन ई म्यू, अरे क्लियर है ना, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, तो एक फॉर्मूला तुमको J इक्वल्स टू यहां से मिलेगा क्या, सिग्मा इंटू ई, सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी और ये बराबर होता है एन ई इंटू म्यू, किसके बराबर होता है, एन ई इंटू म्यू। अब सुनो एक और बात सुनो, J का एक फॉर्मूला है अपने पास, बेसिक फॉर्मूला क्या है, एन ई वी डी, अब ध्यान से सुनना, वी डी की जगह क्या मैं ई बाई एम इंटू टाउ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तो J बराबर हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, और अभी क्या पढ़े हो, J बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ई होता है ना, तो सिग्मा यहां से क्या मिला, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, नहीं आया, अरे समझ आया, चलो देख लियो ना एक बार, सुनो फिर से बोलो, चलो बताओ, सब सोच समझ के बताएंगे, कोई हवाबाजी नहीं करेगा, जितना सीखे हो दोबारा लिखते हैं फिर। आई बराबर हम क्या जानते हैं, एन ई ए वी डी, इन जनरल अगर ए और करंट के बीच में, एरिया वेक्टर और करंट के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो जे बराबर क्या आई बाई ए लिख दिया जाता है, क्योंकि यहां थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री, तो जे बराबर क्या एन ई वी डी हो जाएगा, और हमको दिख रहा है कि जे डायमेंशन पे डिपेंड, चाहे कॉपर, अगर कॉपर है तो कॉपर में, चाहे कॉपर मोटा कॉपर ले लो चाहे पतला कॉपर ले लो, अगर सबको 2 वोल्ट की बैटरी लगाए हो तो सबकी करंट डेंसिटी क्या सेम रहेगी, क्योंकि ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ड्रिफ्ट पे डिपेंड करेगा, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटाने या बढ़ाने के लिए क्या हम बैटरी का वोल्टेज घटाते बढ़ाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घटा बढ़ा रहे हैं, भूल तो नहीं रहे हो ना, पक्का ना, तो सुनो क्या पढ़े, क्या अब हम वीडी की जगह 2 फॉर्मूले लिख सकते हैं, एक तो हम पढ़े म्यू इक्वल्स टू क्या, वीडी बाई ई, तो वीडी इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू इंटू ई, तो जे बराबर क्या हो गया, एन ई म्यू इंटू ई, और जे बराबर एक जनरल फॉर्मूला होता है क्या, सिग्मा इंटू ई, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, डेराइव्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ,
अरे क्लियर है ना, ये सब ओम ने कहा था। तो जे बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू ई। तो सिग्मा किसके बराबर मिल गया, एन ई इंटू म्यू। इससे सवाल बनते हैं भाई नीट में, इस फॉर्मूले से सवाल बनता है, डायरेक्टली कंडक्टिविटी पूछेगा, एन ई इंटू म्यू, एन ई इंटू म्यू। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या है, और क्या हम जानते हैं, जे बराबर हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, एन ई वी डी। वी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ई बाई, बोलो बोलो बोलो, ई बाई एम इंटू टाउ। तो ये क्या बन गया, एनी स्क्वायर, एनी स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। क्या ये पूरा सिग्मा हो जाएगा, मतलब सिग्मा बराबर क्या मिल गया, एनी स्क्वायर टाउ बाई एम। अरे क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं आया। ये फॉर्मूला तो अभी आपके सामने एक दो बार और आएगा, बट ये फॉर्मूला यहीं आएगा, यहां के बाद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, दोनों कंडक्टिविटी है, सिग्मा इक्वल्स टू एनी इंटू म्यू, एनी इंटू, अब तुमको सिग्मा दे देगा, ठीक है ना। अच्छा ये बात जानते हो, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी का उल्टा, तो रेजिस्टिविटी जो होता है उसको रो से डिनोट करते हैं, किससे, रो से। क्या हो जाएगा, 1 बाई सिग्मा, तो 1/n e इंटू म्यू। सेम एज यहां पे रो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, m/n e² इंटू टाउ। अभी ये दोबारा आएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले की दूसरी डेरिवेशन आएगी, सेम फॉर्मूले की। क्या ये बात समझ आई, अरे बल्ले पड़ा, चलो नोट करो। एक आध बार और लिखने की जरूरत तो नहीं है इसको, समझ गए ना। हाँ देख, ये तो कर ही ले, ये लिखो, ये समझ आया, ये समझ आया। क्या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे खिसके ये हम निकाल सकते हैं, बस हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, सिलिकॉन का अलग होगा, तुम्हारे सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा। मटेरियल चेंज होगा तो क्या ये एन चेंज होगा, और अगर मुझे ये एन पता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स dt टाइम में खिसके वो निकाल सकते हैं। क्या लिखें, dn बराबर क्या, n इंटू dv। तो n इंटू dv को क्या लिख सकते हैं, a इंटू dx। ये वो इलेक्ट्रॉन से जो ड्रिफ्ट करके करंट फ्लो कराए हैं। क्या ड्रिफ्टिंग ऑल ओवर हो रही है ना। अगर मैं कहूं dt टाइम में यहां वाले इलेक्ट्रॉन इतना dx खिसके हैं, तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन भी तो dx ही खिसका है, क्योंकि क्या सब साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, किसके कारण, इलेक्ट्रिक, क्योंकि उसको सेट होने में कोई समय खत्म। यही बेस है इस चैप्टर का। इतना पढ़ाए हम कि बीमार पड़ गए पढ़ा पढ़ा के। होम्योपैथिक वाली दवाई यार, क्या करें, गले वाली यार। अभी मतलब 80-90% रिकवर्ड। ये बस थोड़े दिन के लिए खत्म करना है बस ये। हाँ मेरा जो पहले साल का जो स्टूडेंट था, उसने वहां से लखनऊ पॉलिटेक्निक से, लखनऊ ये बोलते हैं BAMS कॉलेज है जो, BHMS पॉलिटेक्निक के पास है गोमती नगर में। तो वहां से उसने ये किया था, उसी ने दवाई लिख के दी। अभी उस समय वो वही प्रोफेसर भी है और वही देखता भी है। 2015 नीट का था, नीट का। जेई वाले इसका इस लायक नहीं होते हैं, वो IIT में ही रहते हैं, IIT NIT से घूम रहा है, गधा है वो तो यार। हाँ हाँ इंजीनियरिंग वाले सब बन जाते हैं। हाँ बताओ क्या डाउट है, क्या चीज, एंगल निकालने नहीं आ रहा है, अच्छा सुनिएगा ध्यान से। हाँ, इंजीनियर केजरीवाल, ये देखिएगा, ये लाइन दिख रहा है, दिख रहा है, ये सुनिए, ये लाइन दिखा, ये लाइन दिखा, ये लाइन दिखा, दिखा ना। ये वाला जो लाइन है क्या 90 डिग्री पे है यहां से,
क्यों है? क्योंकि एरिया से कितना एंगल बनाएगा? एरिया वेक्टर एरिया से कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर हम कहें कि ये एंगल थीटा है, कितना है? यहां सोचिए, यहां एक सीधी लाइन ऐसे खींच दे, खींच दे ना, बताइएगा। ये एंगल थीटा है ना? तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा। ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल, बुझ गए? और कोई मेहनत? बताइए, सुनिएगा, और सिखा देते हैं। और देखिए ये कितना है? बोल बोल, कितना है? थीटा। ये कितना है? 90 माइनस थीटा। तो ये भी कितना होगा? तो ये कितना होगा? ठीक है, समझ गए? अब निकाल लेंगे, चलिए। तो ये तुम भी बोल सकती थी कि मेरा डाउट है, मुझे नहीं आ रहा है, बट वो सोच रही थी कि मुझे भी तो नहीं आ रहा है, इसी के नाम पे खेल जाती हूँ। सींग थोड़ी निकला, डांट वाट से थोड़ी डरना चाहिए। डांटने से कौन डरता है यार? भगवान दो कान दिए, एक से सुनो, दूसरे खट से बाहर। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। पढ़ाई वाला बात नहीं, भगवान बीच में दिमाग दिए हैं, दोनों कान के बीच में संतुलन बनाने के लिए, कि क्या रोकना है और क्या जाने देना है। क्या वे? क्या कह रहा, क्या कह रहा है? खाली है? अच्छा, बीच में कुछ नहीं है? हा? जिसका दिमाग घुटना में रहा? अच्छा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारा वाला यहां पहुंच गया है। सबको अपनी प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन चाहिए होता है। अच्छा, कहीं और छोड़ा है वो। भगवान दे रहे थे तो हम सबसे पीछे खड़े थे। ए भाई, चले आगे बढ़े हो? जल्दी करो, जल्दी करो। सवाल लिख लेना, दो सवाल लिख लेना। खुद से एंगल खुद से बनाना, सोचना, सोच सोच के लिखो। लिख लेना और लोग को। हो गया? हो गया भाई? चले आगे बढ़े? चल, आ जाओ, ये लिखो। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। टोटल रिलैक्सेशन टाइम की एवरेज रिलैक्सेशन टाइम? एवरेज रिलैक्स। वीडी टोटल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। ठीक, बहुत।
23 फरवरी से स्टार्ट होगी तुम्हारी टेस्ट सीरीज। 23 फरवरी से पहले होगा 11th पार्ट 1, फिर 11th पार्ट 2, फिर 12th पार्ट 1। क्या पार्ट टेस्ट 4 हैं? 6 हैं? एमडी सर 6 बोले हैं, देखते हैं, कोशिश करें 6 हो जाए ना, वही दिक्कत फंस रहा है थोड़ा सा, बहुत लंबा हो जाएगा फिर पार्ट टेस्ट ही ना। मतलब ऐसा जैसे हमारा ये प्लान था कि पहले 4 हम वैसे करा लें, आधा 11th, आधा 11th, आधा 12th, आधा 12th, फिर एक 11th, फिर एक 12th, तो 6 ऐसे हो जाए, और फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट। देखते हैं क्या बनता है, बट अभी के हिसाब से जो प्लानिंग है वो यही है कि 4 पार्ट टेस्ट होंगे और 10 फुल टेस्ट होंगे। अरे 10 तो पहले 2 तो ये आंटी पार्ट टेस्ट भी तो है, तब तक तो क्लास भी चल रही होगी ना। पार्ट टेस्ट तो एक एक हफ्ते में एक एक होगा, उसके पढ़ने के लिए भी तो समय चाहिए। और क्या सब हम ही करा देंगे? तुम भी तो अपने दम पे कुछ करोगी, पेपर हम देंगे, टेंशन मतलब, रिवाइज भी करेंगे हाँ? मैं मार्च तक कराऊंगा, टेंशन, पूरा मार्च पढ़ाऊंगा। 28 फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा, 100% श्योर। अरे गधा, काहे नहीं विश्वास हो रहा है बे? ऐसे बोलोगे? एक महीने में खाली इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म ही तो पढ़ना है। ग्रेविटेशन 3 लेक्चर है यार। नहीं, उससे पहले हम करेंगे ही नहीं भाई, उड़ाना थोड़ी यार। हाँ, और सबका हो जाएगा, हमारा 28 फरवरी जाएगा। पढ़ेंगे अपन यार, अच्छे से पढ़ेंगे यार, उड़ाक थोड़ी पढ़ेंगे। पता चला पेपर में बैठ रहे हो फिर लग रहा है कि यार ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरा नहीं लगेगा कुछ भी हो, तुम जैसे भी पढ़े हो, अगर तुम पूरे साल क्लास अटेंड किए हो ना, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, क्या किए हो क्या नहीं किए हो, लेकिन तुमको पेपर इररिलेवेंट नहीं लगेगा अगर पूरे साल क्लास भर में बैठे हो तो। मतलब इतना बार अब नहीं पढ़ोगी तो क्या जबरदस्ती हम थोड़ी जाकर वहां पेन पकड़ के बना देंगे? अरे आगे बढ़े, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। सुधांशु सर घर पे हैं? यही है, यही पटना ही। तो अब जब उनकी क्लास नहीं लग रही यहाँ पे तो कैसे आएंगे? अभी लगेगा, अभी लगेगा। सर्वे सर जा रहे हैं तो फिर सर्वे सर निकलेंगे तो फिर वो आ जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सबसे बढ़िया एंड यही होगा, फिजिक्स ही। चिंता मत करो, करवाएंगे दादा, करवाएंगे। पहले सिलेबस तो खत्म करें, सब करवाएंगे। टेस्ट के पहले, जैसे पहला पार्ट टेस्ट होना है ना, तो पहले पार्ट टेस्ट में 11th आना है, 11th का फर्स्ट पार्ट, तो पहले पार्ट टेस्ट के पहले 11th का फर्स्ट पार्ट रिवाइज करा देंगे, 100% फिक्स। 300-400, हाँ, एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले हम बता दे रहे हैं। पहले टेस्ट का सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टैट्स, वहां से क्या बोलते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर रोटेशनल मोशन तक। ऑफलाइन करवाएंगे यही क्लास में, तुमको घर पढ़ना होगा, घर से पढ़ना। हाँ, सब आएगा, सब सब करा देंगे, रिवाइज करा देंगे सब, लीस्ट काउंट सब आएगा। वर्नियर कैलिपर ना, हाँ, जब रिवाइज कराएंगे तो वर्नियर कैलिपर पढ़ा देंगे प्रॉपरली, पढ़ाना है वो, याद है। आगे बढ़ू, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी कर। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। ठीक है, चल रहा हूं आगे भाई, जल्दी लिखो। तो पेन चला रहे हो यार तुम लोग, रुक के लिखवाना नहीं होता तब तक खत्म हो गया होता। सुनो 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 सुनो, एक बात सुनना जरा भैया। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक एक चेहरा खत्म, 3 चेहरे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। पहला चेहरा खत्म, क्या क्या पढ़ लिए? आई इक्वल टू क्या पढ़े? बोल बोल बोल, खूब फॉर्मूला याद करना, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अरे क्लियर है ना? क्या वीडी याद होगा? ई बाई एम इंटू, क्या एक और फॉर्मूला है?
ईवी बाई एम एल इंटू टाउ, अरे है ना। फिर आई बराबर एन ई ए वी डी, करंट डेंसिटी याद रहेगा। आई बराबर क्या ऐसे लिखते हैं, जे इंटू ए कॉस थीटा, जे डी ए कॉस थीटा, अरे ये तो जे डी ए लिखो पहले से, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या आई बराबर क्या, जे डी ए कॉस थीटा, क्लियर है ना। इसी को इफ जे इज कांस्टेंट जो तुम्हारे सिलेबस में, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जे इंटू ए कॉस थीटा, अरे क्लियर है। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी वेक्टर। करंट डेंसिटी वेक्टर क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में होगा, अरे होगा ना। हाँ। अच्छा ये बता, क्या आई बराबर एन ई ए वी डी पढ़ लिए, जे बराबर क्या एन ई वी डी हो गया था, क्या वी डी की जगह हम म्यू इंटू ई लिख दिए थे, एन ई इंटू म्यू क्या हो गया सिग्मा, एन ई इंटू सिग्मा बराबर 1/रो बराबर क्या एन ई इंटू म्यू, रो क्या है, रो रेजिस्टिविटी, सिग्मा क्या है, जे बराबर क्या एन ई स्क्वायर इंटू टाउ बाई एम इंटू ई लिखा जा सकता है, अरे हाँ ना बोलो यार, क्या वीडी की जगह ई बाई एम इंटू टाउ लिख दिए हैं, तो फिर सिग्मा बराबर क्या मिल गया, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम एंड दैट इज इक्वल टू 1/रो। देख सिग्मा, देख कंडक्टिविटी, देख किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या दुनिया के जितने कॉपर है सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स रहेगा, क्या ई फिक्स रहेगा, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना, तो डिपेंड करेगा कि तुम कितना वोल्टेज लगाए हो ना। तो जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानते हैं, रेजिस्टेंस को क्या मानते हैं, तो टाउ जो है वो चेंज नहीं होता, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम चेंज नहीं होता। तो सोच, अगर टाउ चेंज करने का बस एक ही तरीका है कि तुम क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टाउ घट जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सिग्मा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कॉपर का हो तो चाहे कॉपर की रॉड ले लो चाहे कॉपर की शीट ले लो, सबका सिग्मा सेम रहेगा ना। चाहे स्टील का वायर ले लो चाहे स्टील की रॉड ले लो, सिग्मा सबका सेम रहेगा, बस दोनों का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है या मॉलिक्यूल की, मटेरियल का मतलब डायमेंशन पे डिपेंड करेगा कि नहीं, सिग्मा डायमेंशन पे डिपेंड, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है ना, चाहे रॉड छोटी हो बड़ी हो पतली हो मोटी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर कॉपर की है तो सबका सिग्मा सेम रहेगा, सबका रो भी सेम रहेगा। क्या इतनी बात समझ आई, यस। अब जैसे देखो इसमें पहला सवाल कह रहा है, इफ 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आर फ्लोइंग थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कितना 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, देन करंट विल बी, आई बराबर क्या होता है NeAVD, लेकिन ये dQ/dt है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितनी देर में, तो टाइम हो गया कितना 1 सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स, और सब पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो कितना हो गया 1.6, 19 में से 6 जाएगा तो क्या 11 बचेगा, 13 बचेगा, -13 एम्पियर, ये हो गया। एक बार 10वीं क्लास का एक ओलंपियाड होता था NTSC, क्या होता था, अब नहीं होता, बंद कर दिया सीबीएसई ने, सीबीएसई एग्जाम एजेंसी रही नहीं गई ना, सीबीएसई अब कोई एग्जाम नहीं कराती, अब एनटीए कराती है, सीबीएसई कराती थी तो पैसा भी देती थी, स्कॉलरशिप भी मिलता था उसमें बढ़िया बच्चों को, एनटीए गरीब है साले हैं, सारा बंद कर दिया, केवीपीवाई सब बंद कर दिए, इस समय कुछ नहीं हो रहा। हाँ एनटीए गधा खच्चर गए क्या, चोर, और क्या। आई बराबर कितना, ये हो गया। सवाल क्या पूछा था, सुनो सुनो सुनो, सवाल क्या पूछा था, मिनिमम करंट दैट कैन फ्लो इन 1 सेकेंड, दैट कैन फ्लो इन 1 सेकेंड कितना होगा, 1 सेकेंड में सबसे छोटी करंट क्या दौड़ सकती है, 1 एम्पियर, 1 इलेक्ट्रॉन दौड़े, कौन दौड़े, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो I = Q/T ना, तो टाइम तो तुमको 1 सेकेंड दिया हुआ है,
जब चार्ज मिनिमम होगी तो करंट भी मिनिमम होगा। मिनिमम चार्ज कितना है? ई, तो आई बराबर ई एम्पियर हो जाएगा। अरे क्लियर है? आई बराबर क्या? ई एम्पियर। अरे पक्का ना? हाँ बच्चा, हाँ। इलेक्ट्रॉन, हाँ। फ्रैंकियल, भाई मैं तो पहली बार ये नाम सुना हूं। भाई सबसे छोटा चार्ज हम ये कह रहे हैं, इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो रियलिस्टिक में एग्जिस्ट करता है। ऐसे तो क्वार्क भी होता है भाई, क्वार्क के ऊपर चार्ज E/3 होता है, लेकिन वो E/3 एग्जिस्ट थोड़ी करता है यार। उस E/3 से तुम करंट थोड़ी दौड़ा पाओगे। बात समझे ना? हाँ। तो जो सबसे फंडामेंटल चार्ज दौड़ रहा है वो कौन दौड़ रहा है? ई। तो इसको ऐसे लिखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। अरे बात समझे? चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है देयर आर 8.4 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब इन वाटर। ये तुमको क्या पता है? स्मॉल एन, लेकिन ध्यान देना है यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। द करंट इन द वायर इज 0.21 एम्पियर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। Then the drift velocity of electron in copper wire of 1 millimeter square cross section area। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? आई बराबर NeAVD। निकालोगे क्या? चलो निकालो जरा, तो करो, तो करो, पेन चलो। यूनिट ध्यान से सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करके लिखना है। +6 ना, पर सेंटीमीटर क्यूब है। -6 की हो क्या? पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब नीचे आंटी। तो जब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेगी तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ई बराबर, और एरिया कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू VD। क्या होगा? थर्ड आएगा 1.56। 1.56 10⁻⁻5 आ रहा है। इससे इसको काट दें, और 21 चौक को 84 होता है। 4 बार में कि 40 बार में? 40 बार में। 16 चौक को 64, 16 चौक को 64, 1/64 आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो VD बराबर कितना हो जाएगा? 1/64। क्लियर? 1/64, और तो सब 10 में है। अब हम यहां लिख देंगे 10⁻, पता नहीं क्या, 64 को 1 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 आ जाएगा, तो 6 से कटेगा। कितना है? 6 कम जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 64। फिर 5 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1.56। अरे क्लियर है ना? नन ऑफ द अबव दे रखा होता है तो जरूर सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो आ रहा है 1/64। अरे हो गया ना? कैसे 1/64 किए समझ है? 1.6 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो जाएगा।
तो 1/64 इंटू 10⁻22 माइनस 19, 22 में से 19 गया तो 3 ना। देख 10⁻³ डिवाइडेड बाई 64, तो क्या 100 इंटू 10⁻⁻5/64 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1.56 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर। ये देख रहे हो फ्यू मिलीमीटर्स पर सेकंड में है कि नहीं है? मिलीमीटर से भी कम है भाई, बात समझ रहे हो? इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर भी करंट कितना दौड़ गया 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। समझ रहे हो कि नहीं? 0.2 एम्पियर करंट कोई छोटी करंट नहीं होती है, इतने में झटका लग जाएगा तुमको। हाँ कुछ होगा नहीं, मरोगे नहीं। मरने के लिए 20 एम्पियर चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब 20 एम्पियर पे काम हो जाता है मरने का। और वो भी कहीं कंडक्टर बीच में कोई मीडिएटर रहा ना, जैसे वो होता है पानी हो गया तब तो फिर मामला, और लोहा हो गया तो मामला खत्म। जैसे मान लो कई बार पहले क्या होता था, पुराने टाइम पे लोग जब घर में मोटर लगवाते थे तो बहुत लो क्वालिटी का मोटर लगवा लेते थे, कॉइलिंग, तो उसकी कॉइलिंग अगर हल्की सी मतलब इंडक्ट कर जाती थी ना बाहर वाली सरफेस से, या कहीं कॉइल का कोई एक धागा निकल गया और वो चल रहा है मोटर, समझ रहे हो, हैंडल पकड़ लेता था, लोग क्या करते थे नल में मोटर लगवा देते थे और नल में चिपक लेता था, करंट आ गई नल में, खत्म, राम नाम सत्य हो जाता है उसमें, बहुत लोग मर जाते हैं। अभी भी आ जाता है, वही बात है, मोटर की कॉइलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल तो समर सीवर वाला काम हो गया ना, अंदर डाल देते हैं ना, तो थोड़ा सही रहता है वो। ये बताओ, सुन भाई यहां कह रहा a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. The quantity or quantities which remains constant along the length of the conductor is our current, electric field, drift velocity, drift speed only, current and drift speed और current only। सोचो अगर हम कहें कि ऐसा हमारे पास एक वायर है नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, कैसा वायर है? नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। सोचो तो करंट इसमें दौड़ रही है, अगर 2 एम्पियर करंट आई है तो 2 एम्पियर क्या बाहर जाएगी, करंट तो फिक्स हो गया, मतलब क्या एन ई ए वी डी बराबर कांस्टेंट हो गया कि नहीं? तो A1 VD1 बराबर क्या A2 VD2, A1 V1 बराबर A2 V2 पढ़े थे कहीं? कहां पढ़े थे? बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था ना। तो जैसे पानी बहता है वैसे करंट बहती है, इसीलिए करंट को हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। धारा मतलब स्ट्रीम, इट फ्लोज लाइक वाटर, जैसे पानी बहता है वैसे ही करंट भी दौड़ती है। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सुन यार, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, करंट डेंसिटी आई बाई ए है ना, करंट डेंसिटी कम, यहाँ करंट डेंसिटी ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सेम। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, सेम भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन सेम ही हो ये जरूरी नहीं। अरे बात समझे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा ना। नहीं आया, छोड़ो, तुम ये मानो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा करंट ओनली। ये बताओ, कह रहा टू वायर्स ईच ऑफ रेडियस आर बट डिफरेंट मटेरियल्स, दोनों कैसे हैं? डिफरेंट मटेरियल्स हैं, आर कनेक्टेड टुगेदर एंड टू एंड इफ द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन द टू वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। मतलब ये एक वायर है तुम्हारे पास, इसका रेडियस आर है, तो जो इसके साथ तुम दूसरा वायर जोड़ रहे हो इसका भी रेडियस कितना है? आर है, दोनों का रेडियस फिक्स है, इसका N1 है और इसका क्या है? N2 है, दोनों कैसे जुड़े हैं? एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज की पैरेलल सीरीज। तो ये बताओ जो करंट यहां है वही करंट तो यहां जा रही है, अगर ये I1 है और ये क्या है I2 है, तो I1 बराबर क्या I2, तो फॉर्मूला क्या होता है N1 E A इंटू VD1 बराबर N2 E A इंटू VD2। एरिया दोनों का सेम लिखे, क्यों? क्यों, क्या कह रहा है? डिफरेंट मटेरियल्स बट दोनों का रेडियस क्या है? दोनों का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम। तो क्या होगा ई ए से ई ए कट जाएगा, तो VD1 अपॉन VD2 क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1। N1 अपॉन N2 कितना दे रखा था? नंबर डेंसिटीज कितना दे रखा है? 1:4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4:1। कठिन है क्या? कठिन लग रहा है? नहीं, सस्ता सवाल। हाँ बता बच्चा, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चले आगे बढ़े, ये तो पढ़ लिए।
ये अभी नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ अभी, तो ये पढ़ना है, अभी सवाल और आ रहे हैं। देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हमको लगाना नहीं है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कठिन है, बट सुनो कह रहा है कि एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.0 into 10 to the power 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. The density of copper कितना 9.0 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube and atomic mass is कितना 63.5 U. पहला कह रहा कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड एंड ऊपर से जो भी है अपना ए कहां से डायरेक्टली बी शुरू हुआ है क्या, अच्छा ए सवाल है, बी कह रहा है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड एबव विथ थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट ऑफ मोशन। जितना हम तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाए हैं ना वो सबका निचोड़ है ये सवाल, सबका। बस ये सवाल बुरा इस वजह से बन गया नीट के बच्चे के लिए क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आ गई, अदरवाइज इसमें पूरा होल एंड सोल कॉन्सेप्ट है। पहले ही बोला कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड एवर विथ थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स। जो कॉपर के एटम्स चल रहे हैं, कॉपर के एटम्स भी तो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना भाई, दौड़ नहीं रहे हैं, लेकिन जहां है वहां वाइब्रेट तो कर रहे हैं ना, वाइब्रेशनल मोशन तो रहता ही है। तो वीआरएमएस निकालने आता है, क्या होता है √3RT/m0। अरे पढ़े हो ना, इसीलिए तुमको दे दिया क्या 63.5 U। जब निकालोगे तो वो स्पीड जो है वो लगभग ड्रिफ्ट स्पीड के कंपैरिजन में आती है। ड्रिफ्ट स्पीड कैसे निकालोगे, आई बराबर क्या NEAVD। अब सोचो ये सवाल तुमको इतनी सारी अप्रोच देके जाएगा, सबसे पहले एन पे बात करेगा। तुमको क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, करंट पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं। अगर हमको एन पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हमको दिया क्या है, डेंसिटी ऑफ कॉपर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ कॉपर क्या दिया हुआ है 9 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अरे बात समझे कि नहीं, बात समझे कि नहीं। अगर मुझे यह पता चल जाए कि पर मीटर क्यूब कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्या पता चल जाए पर मीटर क्यूब कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, हर एटम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब समझ रहे हो, तब कॉपर के ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से करंट फ्लो कौन करा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। समझ आया ना। अरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम सुने हो ना, उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होता है। याद करो जब कंडक्टर्स पढ़े थे सेमीकंडक्टर्स में तो उनका क्या वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड था ना। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराने में रोल प्ले करते हैं। अब सोचो तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बगल में है वो क्या न्यूक्लियस उसको टाइटली पकड़ के रखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की औकात नहीं है कि उसको यहां से उड़ा दे और उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बना दे। समझ रहे हो, और जरूरत भी नहीं है, क्यों, जितनी करंट चाहिए वो सारी करंट तुमको कौन दे रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे क्लैरिटी है ना। और जब उसको तोड़ोगे न्यूक्लियस के बगल वाले इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे तो जो न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगेगा। अरे बात समझ रहे हो ना, फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंटरेक्शन की वजह से आग लग जाएगी। जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो कराने की हम कोशिश करते हैं, जैसे मेरी औकात है, मेरे कंडक्टर की औकात है 10 एम्पियर की करंट, हम उसे 50 एम्पियर बहा रहे हैं तो हीटिंग इफेक्ट आने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को भी तोड़ रहे हैं जो नीचे के ऑर्बिट में है। तो क्या ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, ज्यादा कोलिशन होगा, ज्यादा कोलिशन होगा तो हीट ज्यादा होगा तो वायर जल जाता है। अरे सुने हो ना, वायरिंग का नाम सुने हो, वायरिंग जल जाती है। क्लियर है, और कहानी आएगी आगे। तो सोचो हमको निकालना है कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ये बताओ डी कितना दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम, कितने वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब को हम साइड कर दे रहे हैं, हम मान लिए हैं कि इतने किलोग्राम में कितना वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। हमको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ये स्मॉल एन चाहिए ना, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
अब यहां के हिसाब से देखा जाए एसआई यूनिट में तो पर मीटर क्यूब ही तो है। तो बताओ 9 इंटू 10⁻³ kg में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? पहले ये बता दो मुझे, केमिस्ट्री है, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? इस U का मतलब क्या समझते हो? मोलर मास क्या होगा? 63.5 ग्राम होगा कि नहीं होगा? ग्राम पर मोल, यही तो होता है मोलर मास। नहीं समझ आया? आया? तो इतने में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? अगर ये पता चल जाए तो क्या नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे? अरे नहीं आया, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं, बताओ। तो n बराबर अगर मुझे मैं लिखना हो नंबर ऑफ एटम्स पर मोल, क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 10⁻³ और यहां पे क्या? मोल। -3 क्यों लिखे समझ है? ग्राम में है ना, तो क्या किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे? अब 9 को 63 से डिवाइड करो, 9 डिवाइड बाई 63.5 करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 7। बड़ी तेज कैलकुलेशन है भाई तेरी। 6 7 42, 7 तो आ ही नहीं सकता। 9 डिवाइडेड बाई 6.3, हाँ 9 डिवाइडेड बाई 63.5, 1.0.1, 0.14 इंटू 10⁻6 मोल। इतना मोल है, मतलब 1.4 इंटू 10⁵ मोल है। अरे और एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। अरे समझ आया क्या? तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स। क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, ये आ गया तुम्हारे पास 8.4 इंटू 10⁻23 और 5, 5 3 28, 28 इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ एटम्स है क्या उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। नहीं आया? ये गणित है। अब ये सवाल अगर कोई नीट का बच्चा लगाने बैठेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इतना गणित है, पेपर में थोड़ी आएगा। जेई के लिए नहीं है लेकिन ये सवाल, अगर आप ये सोचे कि ये जेई जैसा सवाल है तो ऐसा कुछ नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट है इसमें, बोर्ड लेवल का सवाल है, समझ रहे ना? सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। क्या बच्चा? अब यही वैल्यू इसमें डाल दोगे तो क्या तुम्हारा वीडी निकल जाएगा? क्योंकि तुम आई भी जानते हो, ई भी जानते हो, एन तुमको पता चल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुमको सवाल में दिया हुआ है। इसका बी कह रहा है स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ। इसके बाद जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, ये सवाल, अबे सब तेरा ट्रू और फॉल्स और एसेशन और रीजन है ये, इसीलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और 12वीं क्लास की तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ो पहला सवाल। इन एग्जाम्पल 3.1 द ड्रिफ्ट, सब जानते हो तुम, एक एक सवाल पढ़ चुके हो। थोड़ा बड़ा करें, बड़ा कैसे होगा ये? ऐसे? समझ गए? चलो देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो पहला सवाल पढ़ो, क्या रहा है? द इलेक्ट्रॉन इन एग्जाम्पल 3.1 जो हम निकालेंगे, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली इन फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। निकाले थे ना अभी इसके पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेशन, 10⁻⁵ के रेंज में आया था ना। 10 एम्पियर हो जाता या 50 एम्पियर होता तो मिलीमीटर पर सेकेंड की रेंज में आ जाता। कह रहा है मिलीमीटर सेकेंड फॉर अ करंट इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स, हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट एज द सर्किट इज क्लोज्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन जैसे ही सर्किट क्लोज करते हो क्या करंट तुरंत दौड़ जाती है? क्यों दौड़ जाती है? किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। पहला आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की रफ्तार से सेट हो रहा है और सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो ड्रिफ्ट करा दे रहा है, एक साथ करा रहा है ना। बढ़िया। दूसरा, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू फोर्स
experienced by the electron in the electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. Why do the electrons acquire a steady average drift speed? बताए थे, टकराया, आगे टकराया, फिर और आगे टकराया, टकराया ना। ये प्रोसेस बहुत स्लो है कि बहुत फास्ट है? इतना फास्ट है कि इसमें हम इसकी कैलकुलेशन को नहीं देख सकते, तो हम कहेंगे कि जितना ये दौड़े इन सब की रफ्तार कैसी है? एवरेज। और हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे चलता हुआ मान रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में। कैसे? स्ट्रेट लाइन चल रहा है क्या स्ट्रेट लाइन में? वो तो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कर रहा है ना स्ट्रेट लाइन में। अरे बात समझ आया ना? चलो तीसरा सवाल पढ़ो। तीसरा सवाल, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर? बिकॉज कंडक्टर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत छोटे हैं। अरे बात समझ रहे हो ना? अरे भाई एक मोल, अगर मान लो तुम कहो कि एक मोल एटम में कंडक्टर्स हैं सारे, और सारे कंडक्टर्स एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना? बात समझ रहे हो ना? तो एक मोल एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हुए? इंटू 10⁻23। अरे समझ रहे हो ना? पक्का? और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। 1.6 और 6.23 को छोड़ दो, केवल पावर को देखो, 10⁻⁻⁹। और एटम्स कितने हैं? 10⁻20। अरे क्लियर है क्या? 10⁻23 है ना? कितना ज्यादा है नंबर? +5 हुआ ना? अरे भाई अगर तुम चार, अरे भाई तो 6.23 भी तो है, वो भी तो 1.6 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बनाएगा ना? समझे कि नहीं? 10 ये हो गया, 19 और 4 23, 4 और 1 5, 10⁵ कुलाम। अरे यार Q इक्वल्स टू एनी पढ़े हो? हम एक मोल में क्या बोले? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलो। एक मोल एटम में कितने होंगे? एक मोल में बोलो बोलो बोलो, कितने? 6.023 इंटू 10⁻23। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -19। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, और 23 और 19 4, 10⁵ कुलाम हुआ। बहुत बड़ा चार्ज है भैया। 10⁻, अरे अब सोचो तुम, I इक्वल्स टू Q बाई टी। I इक्वल्स टू Q बाई 1,00,000 कुलाम अगर 1 सेकंड तक दौड़ जाए तो कितना करंट होगा? 1,00,000 एम्पियर। अबे समझे कि नहीं? एक आध घंटा तो पूरे भारत की बिजली चल जाएगी इससे। अरे बात समझे? इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटा, चार्ज भी बहुत छोटा है, लेकिन जब वो एक साथ आ रहा है तो बहुत पावरफुल। एक मोल बहुत ज्यादा होता है क्या? दिखाई में नहीं देगा ढंग से एक मोल, ऐसे हाथ पे भी नहीं उठा पाओगे एक मोल, मतलब दिखाई देगा। अबे एक कभी केमिस्ट्री लैब में गए हो? कभी गए नहीं? स्कूल ही नहीं गए, केमिस्ट्री लैब में कहा जाएंगे? वहां एक डिब्बा होता है, उस डिब्बे के अंदर तराजू रखा होता है, वो मोल्स में मेजर करता है। सॉल्ट एनालिसिस का जब एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो वहां सॉल्ट्स का अमाउंट मेजर किया जाता है। इतने इतने से में 1-1 मोल 2-2 मोल सॉल्ट आ जाता है। किसमें? अरे वो ज्यादा होगा यार। अरे समझ आई यहां तक बात? तो क्या भाई, क्या कहानी समझे? क्या कहानी समझे? बताओ बताओ बताओ, क्या कहानी समझे यहां से? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इज स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट? क्योंकि जब वो अकेला है तो उसका चार्ज कम है, लेकिन दे आर लार्ज इन नंबर्स, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। क्या कर रहे हो बे? when electrons drift in metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? क्या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ड्रिफ्ट कर रहे हैं? ड्रिफ्ट करना और मूव करना अंतर है। क्या सब रैंडम चल रहे हैं? बस क्या जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस उस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जा रहे हैं, लेकिन मोशन उस डायरेक्शन में नहीं है। ई क्या?
आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन? पहले ये बताओ, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, सक्सेसिव कोलिजन में पाथ स्ट्रेट लाइन है? नहीं, इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है। अरे क्लियर है ना? zigzag मोशन है। with the positive ions of the metal in the absence of electric field and presence of electric field। चाहे absence of electric field की बात करो चाहे presence of electric field की बात करो, absence of electric field में एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हर इलेक्ट्रॉन का? 0। लेकिन इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं तो क्या ड्रिफ्ट कर जा रहे हैं, लेकिन मोशन यहां भी रैंडम है और यहां भी रैंडम है। बस इस रैंडमनेस में थोड़ा सीक्वेंस है कि जब अगली बार वो आएंगे तो थोड़ा आगे पहुंच जाएंगे। समझे कि नहीं? अब अगर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ढंग से पढ़ा रहेगा वो सारे क्वेश्चंस को ढंग से रिलेट कर पाएगा। अब सोचो एनसीईआरटी का ये दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। समझे ना? इस वजह से एनसीईआरटी अच्छी है। बट वही है कि जब अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तब एक एक लाइन समझ आएगा। वैसे देखने में लगा क्या आई है, कितना बड़ा बड़ा अंग्रेजी लिखा हुआ है। समझे ना? चलो आगे देखो, ये क्या कह रहा, सुनो। कह रहा अ करंट ऑफ कितना एम्पियर in a wire of cross sectional area with a drift velocity of the number of free electrons each cubic meter of the wire। क्या निकाल पाओगे? I बराबर क्या लिखना है? NeAVD। क्या I पता है? क्या E जानते हो? क्या A दिया हुआ है? क्या VD दिया हुआ है? अरे दिया हुआ है ना? क्या N निकाल सकते हो? मैं लगाऊं? यहां देखो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी, बोलो बोलो बोलो, m-1 t² a, यही तो कह रहा। अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज क्या भाई साहब? करंट। हाँ, a current I is flowing through a wire of diameter d having drift velocity of electron vd in it। what will be the new drift velocity when the diameter of the wire is d/4? क्या डायमीटर d/4 कर दिए? अरे भाई सुनो तो यार, इसका डायमीटर कितना है? d, इसका कितना हो गया? d/4। क्या पढ़े हो? a1 v1 बराबर a2 v2। कंडक्टर चेंज हुआ है क्या? कंडक्टर सेम ही है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा, तो v1 अपॉन v2। हाँ बच्चा बहुत बढ़िया, समझ गए। v1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या? d2 अपॉन d1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा। d2 कितना हो गया? d2 कितना हो गया? 1/4 ना। 1/2 करोगे तो, अच्छा 1/4 किया है, d/4 किया है, तो क्या d/16 लिख ले? तो v2 बराबर क्या 16 v1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। v1 क्या था? vd तो था। सी आंसर। समझ आया? अरे समझ आया। a1 v1 बराबर a2 v2 क्यों लिखे हैं? समझ आया? क्योंकि आई दोनों का सेम है, सीरीज में करंट सेम जाती है ना, तो एन ई यहां भी होता है, एन ई यहां भी होता है, क्या कट जाता? कटता ना। और बताओ, द चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुमसे पूछा क्या है? मोबिलिटी। फॉर्मूला क्या पढ़े मोबिलिटी का? VD/E। क्या VD पता है बे? क्या E भी पता है? 25 या 75, तो 2.5 वाला आंसर होगा। अब जो भी हो जाए, चाहे A होगा चाहे D होगा, 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा, -10, हाँ D होगा। अरे क्लियर है ना? लगा लेना। ये देख, सुन क्या कह रहा। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ कितना? 10 मीटर एंड रेडियस -2 √π। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना? 10π। द करंट डेंसिटी इन द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अभी पढ़े नहीं है, रेजिस्टेंस के साथ अभी नहीं पढ़े। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, जानते हो क्या? जानते हो? हाँ, उसी पर थोड़ा बेस्ड है, अभी आगे आएगा। यहां देखो क्या बोला, सुनो। रेजिस्टिविटी का नाम सुन लिया ना? उल्टा ऑफ, क्या 2 फॉर्मूले हैं उसके? अरे है ना, सुनना। क्या तुमको दिया हुआ? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इतना दे रखा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये दे रखा है, फाइंड मोबिलिटी। रेजिस्टिविटी सोचो, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? सिग्मा बराबर एक फॉर्मूला पढ़े हो एनी इंटू म्यू, अरे पढ़े हो ना? और एक सिग्मा का फॉर्मूला पढ़े हो एनी स्क्वायर इंटू टाउ बाई एम। तो इसमें तो रिलैक्सेशन टाइम आ गया,
ऐसा कुछ तो दिया नहीं है तुमको, निकालना क्या है, म्यू, क्या निकालना है, तो तुमको सिग्मा दिया हुआ है कि रो, रो दिया हुआ है ना, तो रो बराबर, तो म्यू बराबर हो गया क्या, हो गया हो, रो कितना है, एन कितना है, 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28, और इलेक्ट्रॉन प्लस 28, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉल्व करो, म्यू निकालो। अरे आया कि नहीं आया, आया भाई, पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ेंगे नहीं भाई, हाँ नहीं नहीं नहीं, छुट्टी नहीं, कुछ पढ़े ही नहीं है आज यार, कहाँ, टाइम बहुत है, अभी 3 बजे तक है। अरे सुनो तो भाई, सुनो तो, हाँ हाँ समझो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो पहले हमको समझना है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होता क्या है। ओम्स लॉ का नाम सुने हो, ये बात तो जानते हो ना, V इक्वल्स टू आई आर होता है, अरे होता है ना, अभी और बाद में आएंगे इस पर। I बराबर क्या पढ़े हो, पहला फॉर्मूला NeA/VD, अच्छा ये ए भाई ए नेता, VD की जगह क्या लिख सकते हो, E/m इंटू टाउ, एक फॉर्मूला है, लेकिन हमको चाहिए I/V, क्या चाहिए, I/ या V/I, तो क्या इलेक्ट्रिक इसका ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हम पोटेंशियल के टर्म में भी पढ़े हैं, क्या पढ़े, EV/ml इंटू, अच्छा बहुत बढ़िया, ये बताओ I/V बराबर क्या, Ne²A इंटू टाउ बाई ml, अरे हो गया, V/I/R होगा कि I/V/R होगा, V बाई, गधा, V/I तो R होगा, यहां क्या लिखा है, तो ये R की 1/R, 1/R बराबर, अरे हो गया क्या, तो R बराबर Ne² टाउ इंटू E है, टाउ बन गया, ये फॉर्मूला अभी इसके पहले कहीं देखे हो, रो देखे हो, अरे देखो भैया, ये देख रहे हो सिग्मा है ना, तो रो लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, m/Ne² इंटू टाउ, यही ओम की सबसे बड़ी खोज थी, ये वैल्यू, ये वैल्यू रेजिस्टिविटी, तो इसी R को लिखा जाता है क्या, R बराबर क्या, रो L/A, R बराबर क्या लिखा जाएगा, रो L/A, अरे क्लियर है ना, सोच सुनो, और रो किसके बराबर है, m/Ne² इंटू टाउ, है कि नहीं है, अगर हम कह रहे हैं हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, सुन 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 भाई सुन, लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस, अरे रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा ना, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, पक्का, अच्छा ये बताओ रेजिस्टिविटी, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, कांस्टेंट, ये भी, यहां भी रो क्या होगा, कांस्टेंट, अच्छा ये बताओ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्यों, लेंथ छोटा हो जाएगा, लेंथ बड़ा हो जाएगा, भाग गधा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, क्या रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, अरे घट जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्यों बढ़ा है, टाउ घटा है तो आर बढ़ा है, क्या रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, अरे है कि नहीं है, ये टाउ घटा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ गया, अरे क्लियर है क्या, अच्छा हम कहें रेजिस्टेंस, सुनना नेता लोग, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, बोलो सही है कि नहीं, क्या रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, अरे भाई R इक्वल टू रो L/A है ना, इसमें कहीं करंट वरेंट आ रहा है, अच्छा कहां आ रहा है,
तो आर तो 1/r हो गया ना बच्चा, इसमें भी कहां करंट आया। सुनो, हम कह रहे हैं कि व्हाइट देखे हो, अरे देखे हो, दिख रहा है। हम कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, करंट ऐसे जा रही है, रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई ए। एल की जगह क्या लिखे, एल की जगह ए, और एरिया की जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना, तो क्या हो जाएगा बी सी। अब करंट इधर जा रही है, इसके लिए रेजिस्टेंस बताओ तो, एल कितना, रो बी, और एरिया कितना, मटेरियल बदला हूं मैं, क्या चेंज किया हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट। आज छोटा छोटा सवाल आएगा मुंह फाड़ के रह जाओगे। तो डायरेक्शन पे डिपेंड किया कि नहीं किया, तो क्या होगा ट्रू। क्या फिर से, ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, कोनो बात नहीं, कोनो बात होता है यार, होता है। ये बताओ, यहां पे करंट ऐसे चली, अरे गई ना, ये ए था, ये बी था, और ये क्या था सी था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बीसी ना, तो आर बराबर क्या हो गया रो एल बाई ए, लेंथ कितना, लेंथ कितना ए, और एरिया कितना बी सी। अरे क्लियर है ना, यहां से सोच, ऐसे करंट गई, इधर गई क्या, अरे गई ना। इस सिचुएशन में लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगा बी, और एरिया तो ये हो गया ना, तो आर बराबर रो बी बाई ए सी। समझ आया, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड किया कि नहीं किया रेजिस्टेंस, वहां के नहीं लगाना है, अभी ढर्रा रहता हुआ पड़े हुए बस, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा चलाया करो उसको, भगवान दिए जब हम पहले ही सवाल लिख दिए तो मतलब कुछ तो होगा, थोड़ा सोच समझ के आंसर किया करो। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ट्रू और फॉल्स, अरे सही है ना, करता है ना भाई, यस सर। ऐसे छोटे छोटे असर्शन रीजन आएंगे और गलत हो जाएगा, क्यों भाई, शाम तक जाते जाते एकदम खत्म हो जाते हैं नहीं, चलो अगले हफ्ते से करवा देंगे। हाँ 8:30 हो गया है ना, 9 बजे आते हैं एमडी सर, 9:20, चलो मैं कोशिश करता हूं, मैं अपनी लगवा लेता हूँ, ठीक ना, अगले हफ्ते से। मतलब 8:30 का है तो मैक्स टू मैक्स 8:40, इससे लेट नहीं होगा, 8:40 8:45 तक मैं आ ही जाता हूँ। हाँ तरुण सर 8 बजे बुलाते हैं, महामानव, नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूं, अरे उम्र समय भी तो हो गया है यार, पता नहीं क्या, मुझे लगता है सोते होते भी नहीं होंगे वो। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता है नहीं नहीं मेरे साथ तो नहीं होता, सब मैं सोता ही नहीं हूं यार, मतलब मैं सच में बता रहा हूं, मुझे मैं अभी ये संडे ऐसा आया था, और एक पिछला संडे जिसमें मैं 12-15 घंटे सोया हूं, पिछले संडे तो मैं 24 घंटा सोया था, शाम को 7 बजे सोया था यहां से पहुंचते ही, और अगले दिन शाम को 7 बजे मैं बिस्तर छोड़ के उठा था, वहीं खा रहा था फिर सो जा रहा था, खा रहा था फिर सो जा रहा था, नींद पूरा किया था बस। अदरवाइज अदरवाइज वर्किंग डे, अब सोचो यहां से मैं कल गया 9 घंटे पढ़ाए हूं पूरे दिन भर में, और आज फिर अभी 9 घंटा पढ़ाना है, 9 घंटा पढ़ाने के बाद जाता हूँ, फिर उसके बाद जिम जाता हूँ, जिम जाने के बाद फिर घर आता हूँ, फिर थोड़ा देर खेलते कूदते बिटिया के साथ मैं सोता हूँ लगभग वही 12 बजे 1 बजे, उसके बाद वो रात भर में 2 से 3 बार उठ जाती है, और फिर अगले दिन सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ, 6:30 से 7, मैक्स टू मैक्स 7 बजे के बाद नहीं सो सकते। बढ़ रहा है, मैं बहुत वर्कआउट कर रहा हूँ यार। हाँ कितना देर, मतलब ये मान के चलो गिरे हालत में 1.5 घंटा, उसके बाद मैं रात में, अभी इधर 2 दिन से छूट गया है, रात में मैं 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर रोज वॉक करता हूँ खाना खाने के बाद,
अरे मैं बीच में बीमार पड़ गया था यार, मुझे टेंशन हो गया था साला, कभी गले में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। ए भैया सुनो, ये एक सवाल बनाओ। बोल बोल बोल, क्या कह रहा? हाँ यार, कुत्ता तो रहता है। मैं डंडा लेके जाता हूँ ऐसे, एक उठा लेता हूँ मैं डंडा बस। एक दिन गए थे सुधांशु सर, नहीं एक दिन गए थे सुधांशु सर, तो मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ। शुरुआत में तो जल्दी जल्दी भागे, दुबले पतले आदमी 2 किलोमीटर तक जाते जाते कर, हम मैं घर जा रहा हूँ, घर चले गए। फिर मैं 3 किलोमीटर और चला। है क्या चीज? नहीं नहीं, घर चले गए। चलो आगे बढ़े भाई, ये सवाल बना दो, एक छोटा सवाल है बस, क्या बना पाओगे? ये क्या दिया हुआ है? रेडियस, और तुमको क्या पता है? लेंथ। और क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? करंट डेंसिटी। क्या निकालना है? करंट डेंसिटी। ए आएगा, निकाल लिए क्या? ओ भाई, करंट डेंसिटी कैसे निकालोगे? आई बाई ए, तो आई तो दिया नहीं है। आई कहां दिया हुआ है? दिया हुआ है आई, तो कैसे निकालोगे? रेजिस्टिविटी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? बोलो 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 बोलो, क्या निकालें? हमको चाहिए करंट डेंसिटी ऑफ, अरे तो इसमें मिसिंग है ना एक टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 10 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड मिसिंग, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे निकाल लेते? बोल 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 भाई, क्या? आई बराबर सुनो, आर इक्वल टू क्या? आर इक्वल टू क्या? ओ बस, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या रो पता है? रो पता है? नहीं। क्या एल पता है? ए पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तुमको, अरे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया है। तुमको क्या चाहिए? करंट डेंसिटी ना, करंट डेंसिटी ना। आई बराबर क्या चाहिए? आई। तो आई बराबर क्या याद है? सिग्मा इंटू ई। जे बराबर करंट डेंसिटी, जे बराबर क्या? सिग्मा इंटू ई। अरे है ना भाई, सिग्मा क्या होता है? 1/रो। अरे क्लियर है? इंटू ई। क्या रो निकाल सकते हो? रो निकाल सकते हो? क्या हो जाएगा यहां से? रो बराबर आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। उठा के वैल्यू रख देना। समझ पाए ना? अच्छा सवाल है भाई। अब जब तुम एग्जाम टाइम में बैठे होगे और तुमको 1 मिनट में सॉल्व करना होगा ना इसी क्वेश्चन को, तो यही क्वेश्चन तुमको बहुत भारी लगने लगेगा अगर ढंग से नहीं लगा के गए होगे। कि जे बराबर क्या है? सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या 1/रो होता है, तो 1/रो इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है? और अपने पास क्या रो निकाल सकते हैं किससे? आर बराबर रो एल बाई ए से। क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है? लेंथ और एरिया दिया हुआ है, बस उठा के वैल्यू रख देनी। अरे क्लियर है? चल मिलते हैं अगली क्लास में कल। और थोड़ा थोड़ा अवेयर होके, थोड़ा पानी वानी अपने बगल में रख के बैठ के पढ़ो, ठीक है ना? सोओगे फायदा होगा नहीं कुछ।